नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं और प्रतियोगी परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसे भी देखेंगे। तो शुरू से अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम है। ठीक है, हम लोग तो छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा को, लेकिन महत्वपूर्ण ये देखना है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसकी परिभाषा क्या है देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार आप उसे ज़रूर जाकर देख लीजिए। देखिए, विकारी शब्द अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरण के जो ज्ञाता है उसका एक मत नहीं है, किंतु अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, आप बहुत सारे पुस्तक में आप देखेंगे संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं, परंतु किसी किसी पुस्तक में आप 3 भेद भी संज्ञा के देखेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं इसके 5 भेद क्या क्या है। अब दोस्तों एक बात यहाँ ये भी बता देना चाहती हूँ कि संज्ञा जो शब्द है वे शब्द आए कहाँ से हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। उसमें पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द जो है इसे हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। उसमें पहला है क्या है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण। तो संज्ञा शब्द आप लोगों को समझ में आ गया कहाँ से आया है। विकारी शब्द के ये संज्ञा भेद है। ठीक, अब चलिए देखते हैं संज्ञा के क्या क्या भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुनील। देखिए, सुनील क्या है, एक व्यक्ति का नाम है जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है भारत, ये एक देश का नाम है। तीसरा है उत्तर, एक दिशा का नाम है। चौथा है देखिए राष्ट्रीय जाति, तो भारतीय क्या है, एक राष्ट्रीय जाति है। अब देखिए अगला क्या है साइकिल, और साइकिल क्या है, एक वस्तु है, तो जिससे एक विशेष वस्तु का बोध हो रहा है। अगला देखिए काला सागर, ये समुद्र का नाम है काला सागर, और जब विशेष रूप से किसी का नाम रहे तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे रामचरितमानस, ये एक पुस्तक है लेकिन इसका नाम है रामचरितमानस। ठीक है, अगर हम रामायण लिख दे तो वो भी क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि उस पुस्तक का एक विशेष नाम दिया गया है। अगर हम केवल पुस्तक बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि पुस्तक कहने से सारे पुस्तकों का बोध होता है। लेकिन विशेष रूप से अगर किसी का नाम दिया गया हो तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहेंगे। अब देखिए लिपि में देवनागरी लिपि, देवनागरी भी से भी एक विशेष लिपि का बोध होता है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से होली, दीपावली आदि ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। अब देखिए नोट क्या है, कोई व्यक्ति एवं वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है। अभी मैं ऊपर बताई, जब किसी एक या विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध करा रहा हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो ये शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगते हैं। अब अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए एक ही प्रकार की वस्तुएं, ठीक है, जैसे लड़का, वकील। अब देखिए लड़का कहने से कोई विशेष एक लड़का के बारे में तो पता नहीं चल रहा है, लड़का कहने से सभी जितने लड़के हैं वो सारे लड़के के बारे, सारे लड़के का बोध हो रहा है। अब वकील कह दिए तो वकील, किसी एक वकील के बारे में पता नहीं चलता है, जितने सारे वकील हैं सारे वकीलों का बोध होता है, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नदी हो गया, मनुष्य हो गया। अब मनुष्य में भी सारे मनुष्य कहेंगे तो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा है, बल्कि जितने सारे मनुष्य हैं सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। उसी प्रकार से आप कुत्ता कहे या गाय कहे, गांव कहे, बकरी कहे, नगर, पर्वत, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, ठीक है, लड़की, पशु पक्षी। अब देखिए यहाँ पशु पक्षी है, इससे भी सारे पशु पक्षी का बोध होता है। अब इसी प्रकार आप अगर कहेंगे कि गाय या बकरी, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि गाय से भी हमें सारे गाय जाति के समूह का बोध हो रहा है, और बकरी से भी जितने सारे बकरियां हैं सभी बकरियों का बोध हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए ये सारे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अगला क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है। किसका बोध होता है, गुण, धर्म, दशा मतलब भाव आदि का बोध होता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। इसे आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये पंक्ति अगर आप लोग याद रखेंगे तो कभी भी एग्जाम में गलत आप लोगों का नहीं होगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। किसका निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। जैसे बुढ़ापा। अब देखिए बुढ़ापा में प्रत्यय लगा हुआ है, क्या प्रत्यय लगा है, पा प्रत्यय लगा है, ठीक है, और बूढ़ा क्या है, बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से देखिए मोटापा, तो ये भाववाचक संज्ञा को याद रखने का एक ट्रिक भी है कि आप हमेशा देखिएगा उसके अंत में प्रत्यय लगा हुआ रहेगा। अब देखिए मोटापा में पा प्रत्यय लगा हुआ है। मिठास हो गया, लंबाई, क्रोध, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, ये सारे शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है। और जैसे देखिए घबराहट क्या है, ये एक क्रिया है, और क्रिया में हम लोग प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पंक्ति को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय
अवयव शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्या है। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संसद, कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्री परिषद, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, ढेर, गुच्छा, मतलब अंगूर का गुच्छा, या ठीक है, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो समूहवाचक का अर्थ क्या हो गया, जिससे हमें एक समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, कुंज है, संसद है, कक्षा में भी बहुत सारे लोगों का समूह होता है, सेना में सेनाओं का समूह होता है, मंत्री परिषद में मंत्रियों का समूह, पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह होता है, भीड़ है तो लोगों का समूह है, दल है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, गिरोह, ढेर, गुच्छा। ठीक है, तो जिससे एक समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला देखिए क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तोल वाली वस्तुएं आती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, पेट्रोल, डीजल आदि। तो जिससे हम लोग माप तौल सकते हैं, या द्रव्यवाचक जैसे तेजाब, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और सोना, चांदी, लोहा, पीतल ये क्या है, धातु है और इसे हम लोग तौल सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है, शब्द के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। देखिए, मनुष्यता भी मैं बताई भी थी, मनुष्य से क्या बोध हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इसमें जातिवाचक लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप ध्यान में रखिएगा, इसमें ता लगा हुआ है और मनुष्यता क्या है, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण एक भाववाचक संज्ञा के रूप में हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, सोना, मनाही, खुशी, विद्वता। अब इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए कौन कौन से भाववाचक संज्ञा है। मनाही, तो इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, विद्वता इसमें भी ता प्रत्यय लगा हुआ है, खुशी इसमें भी ई प्रत्यय लगा हुआ है, सोना इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, क्योंकि सोना का अगर सोन करेंगे तो इसका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो सोना क्या होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। अब देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन है क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए क्रोध। अब देखिए अगला प्रश्न, दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है द्रव्यवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है समूहवाचक और चौथा है जातिवाचक। तो अभी मैं बताएं कि इससे किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला द्रव्यवाचक। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है। ऑप्शन है सेना, कुंज, परिवार, दूसरा है लड़का, मित्र, पंडित, तीसरा है यौवन, लोभ, मोह और चौथा है हिमालय, होली, नर्मदा। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा। तो इसका क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। यौवन, लोभ, मोह, इससे एक भाव का पता चल रहा है। सेना, कुंज, परिवार ये क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे हमें समूह का बोध होता है। और दूसरा क्या है, लड़का, मित्र, पंडित, ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है।
ठीक है, इससे एक, क्योंकि इससे एक जाति का बोध होता है। उसी प्रकार से हिमालय, होली, नर्मदा ये विशेष एक नाम है, तो इससे क्या व्यक्तिवाचक या संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है जातिवाचक और चौथा है द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि लड़का से एक क्या बोध हो रहा है, एक संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक और चौथा है समूहवाचक। तो देखिए इसमें हमेशा ध्यान में रखिए, इसमें पा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का बस बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप देख लीजिए, अगर शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है तो वह भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दूंगी जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनसे भी लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।